बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड की यूनिट फिफ्थ में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, सीड एज ए सोर्स ऑफ फूड रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, उसका फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था। आज उसका हम सेकंड लेक्चर देखेंगे और साथ में ही एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, छोटा सा, सीड एज ए रिकॉम्बिनेशन यूनिट। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सीड एज सॉरी हाँ जी, तो बच्चे सीड एज ए यूनिट ऑफ रिप्लेनिशमेंट के अंदर ही हम एक सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों का परिचालन। बच्चों, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में इससे बताया था कि सीड में जो एंडोस्पर्म और जो उसका बीज पत्र होता है उसमें कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन जब बीज अंकुरित होता है तो उस टाइम पर उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बनिक पदार्थ जो है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उनका सरल यौगिकों का निर्माण किया जाएगा। उस क्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होगी और उसी ऊर्जा के द्वारा जो है बीज अपनी अंकुरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ फूड का सीधा सा मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो कि अपनी जटिल अवस्थाओं में बीजपत्र और एंडोस्पर्म में पाए जा रहे हैं, उनका विभिन्न एंजाइमों के द्वारा सरल यौगिकों में परिवर्तन करना और आवश्यकता अनुसार बीज को उपलब्ध कराया जाना, यह है खाद्य पदार्थों का परिचालन सीड के अंदर। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म तथा बीजपत्र कोशिकाओं में संग्रहित एंडोस्पर्म तथा बीजपत्र कोशिकाओं में संग्रहित कार्बनिक पदार्थों का सरलीकरण करते हुए बीज अंकुरण के समय भ्रूण अक्ष को उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म तथा बीजपत्र कोशिकाओं में संग्रहित कार्बनिक पदार्थों का सरलीकरण करते हुए बीज अंकुरण के समय भ्रूण अक्ष को उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, यह खाद्य पदार्थों का परिचालन कहलाता है। आसान है। इस प्रक्रिया में संग्रहित कार्बनिक पदार्थों को भ्रूण अक्ष मतलब वह अक्ष जिससे कि भविष्य में जाके ऊपर की तरफ जो है प्रांकुर और नीचे की ओर मूलांकुर का निर्माण होगा और आगे चलकर वो एक पादप का रूप लेगा। तो यह खाद्य पदार्थों का परिचालन किया जाता है। इस प्रक्रिया में संग्रहित कार्बनिक पदार्थों को भ्रूण अक्ष तक उपलब्ध कराया जाता है तथा सरल यौगिकों का उपयोग भ्रूण आवश्यकता अनुसार करता है। ठीक है, यह आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त करते हुए नए प्लांट्स के निर्माण को, उसकी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाता है। ठीक बच्चों, तो हम तीनों का परिचालन पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का परिचालन, प्रोटीन का परिचालन और लिपिड का परिचालन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों हम कार्बोहाइड्रेट का परिचालन। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक मैं आपको स्लाइड्स के फॉर्म में समझाते हुए आपको मैं सिंपल जो नोट्स है मेरे उसके थ्रू समझा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अपेक्षाकृत आसान टॉपिक है और इसको हम जल्दी इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। तो हम जो बाकी अपनी महत्वपूर्ण जो और यूनिट्स वगैरह है, सेकेंडरी ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स वाली जो यूनिट है बड़ी, उसमें हम अधिक अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का परिचालन। बीजों पे कार्बोहाइड्रेट एंडोस्पर्म कोशिकाओं में तथा बीजपत्र कोशिकाओं में संग्रहित होता है, हम पढ़ चुके हैं। यह अवस्थानुसार बीजांकुरण के समय उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इस समय अब देखिए, इस समय जिब्रेलिन का निर्माण होता है। बीजांकुरण के समय मैंने आपको सीड और मेंसिस में पढ़ाया था कि बीजांकुरण के समय जिब्रेलिन का निर्माण होता है। यह अल्फा एमाइलेज के निर्माण को प्रेरित करता है। कौन? जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो अल्फा एमाइलेज के जो हार्मोन है
अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम है उसके निर्माण को प्रेरित करता है। कौन? जिब्रेलिन। यह एल्यूमिन परत उपस्थित या संग्रहित स्टार्च को मध्यवर्ती ओलिगोसैकेराइड शर्कराओं में परिवर्तित करता है। कौन? अल्फा एमाइलेज। यह बीटा एमाइलेज की उपस्थिति में घुलनशील शर्करा माल्टोज में परिवर्तित होता है। यह आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। यह घुलनशील शर्कराएं आसानी से भ्रूण अक्ष तक उपलब्ध हो जाती है, जिसका उपयोग करते हुए भ्रूण विभाजन व वृद्धि करता है। फाइनली हमारा मोटिव क्या है कि जटिल यौगिकों से घुलनशील या सरल यौगिक या घुलनशील शर्कराओं का निर्माण किया जाए ताकि वो आसानी से भ्रूण अक्ष तक उपलब्ध भी हो जाए और भ्रूण अक्ष जो है उनको अपने काम में ले सके। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कैसे होती है इसको हम समझते हैं। ठीक है, स्टार्च है, मान लीजिए स्टार्च एमाइलम है। ठीक है, एमाइलम स्टार्च है, वो अल्फा एमाइलेज की उपस्थिति में इंटरमीडिएट ओलिगोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात एमाइलम स्टार्च जो है अल्फा एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में इंटरमीडिएट ओलिगोसैकेराइड्स में चेंज हो जाता है। अब ये अल्फा एमाइलेज को किसने एक्टिवेटेड किया? जिब्रेलिन हार्मोन ने। ठीक है, इसके बाद में बन गया इंटरमीडिएट ओलिगोसैकेराइड। तो ये इंटरमीडिएट ओलिगोसैकेराइड क्या करेगा? बीटा एमाइलेज जो एंजाइम है उसकी सहायता से जो है परिवर्तित हो जाएगा इसमें माल्टोज शर्करा में। ठीक है, माल्टोज शर्करा में चेंज हो गया जी। उसके बाद में क्या होगा? ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है, उस ग्लूकोसाइडेज एंजाइम के द्वारा जो माल्टोज शर्करा होती है वो सिंपल ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। ठीक है, एमाइलम स्टार्च जो एक जटिल यौगिक था विभिन्न प्रक्रियाओं से प्रक्रमों से गुजरते हुए अंत में ग्लूकोज निर्मित करता है। तो ये सरल यौगिक का निर्माण होगा, घुलनशील शर्करा का निर्माण होगा जिसका उपयोग भ्रूणक्ष करेगा। ठीक है, तो ये होती है कार्बोहाइड्रेट का परिचालन। ठीक है बच्चों, एमाइलम स्टार्च से ग्लूकोज का निर्माण विभिन्न एंजाइमों के और प्रक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं प्रोटीन का परिचालन। तो पढ़ते हैं विभिन्न पादप बीजों में प्रमुख संग्रहित पदार्थ प्रोटीन होता है। यह आवश्यकता अनुसार बीज अंकुरण के समय उपयोग में लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाएगा। बीज पत्र कोशिका तथा एंडोस्पर्म सेल्स में उपस्थित प्रोटीन पदार्थ एंजाइम द्वारा अपघटित होंगे। बिल्कुल एंजाइम उपयोग में आएगा। प्रोटीएज होते हैं, प्रोटीएज द्वारा यह पेप्टाइड्स में परिवर्तित हो जाता है तथा पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा यह एमिनो अम्ल में परिवर्तित किए जाते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया देखते हैं यहाँ। इसमें प्रोटीन है, प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा पेप्टाइड्स में चेंज होगा। अब ये पेप्टाइड्स जो है वो पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में चेंज होगा? एमिनो एसिड्स में। अब ये जो प्राप्त एमिनो एसिड हैं, यहाँ पर आते हैं हम। प्राप्त एमिनो अम्ल का आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। प्रोटीन आपको पता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण पादपों जंतुओं में करते हैं। ठीक है, तो यह विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के निर्माण में प्रयुक्त हो जाते हैं तथा आवश्यकता अनुसार भ्रूणीय कोशिकाएं इनका उपयोग करती हैं। ठीक, ओके, ठीक है, प्रोटीन पढ़ लिया। अब वसा पढ़ेंगे। वसा का परिचालन। बीजों पे उपस्थित लिपिड यौगिक जो मुख्यतः एंडोस्पर्म सेल में बीजपत्र कोशिकाओं में पाया जाता है, बीजांकुरण के समय आवश्यकता होने पर यह अपघटित होते हैं। यह लाइपेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होकर वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल अणु प्रदान करते हैं। यह कोशिकीय श्वसनता अन्य कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, लिपिड जो है मुख्यतः आपको पता है, मैंने बताया था ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में पाए जाते हैं। तो लिपिड जो है लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का निर्माण करेंगे। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है बीज है उसकी विभिन्न उपापचय क्रियाओं में काम आएंगे। ठीक, अब लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं बच्चों। हाँ, हमने पढ़ लिया सीड एज ए रिप्लेनिशमेंट यूनिट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सीड एज ए रिकॉम्बिनेशन यूनिट। ठीक है, कि बीज एक रिकॉम्बिनेशन यूनिट की तरह
व्यवहार करता है या रिकॉम्बिनेशन यूनिट जो है वो होता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स में बीजों में उपस्थित भ्रूण तथा एंडोस्पर्म क्रमशः वास्तविक निषेचन व द्विनिषेचन का परिणाम होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसमें बीज होता है। ठीक है, बीज के अंदर भ्रूण भी होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम, जिम्नोस्पर्म में फल नहीं होता है। ठीक है, तो बीजों में उपस्थित भ्रूण तथा एंडोस्पर्म जो है, बीज में क्या क्या पाएंगे, भ्रूण भी होगा और एंडोस्पर्म भी होगा। उसमें क्रमशः वास्तविक निषेचन व द्विनिषेचन का परिणाम होते हैं ये जो भ्रूण और एंडोस्पर्म बने। इस स्थिति में बीज का निर्माण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिणाम प्रकट करता है। ठीक है, यह गैमेट फॉर्मेशन तथा गैमेट फ्यूजन को संपन्न करता है। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। इन प्लांट्स में लैंगिक जनन चक्र के समय गैमेट्स का निर्माण होगा। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें लैंगिक जनन चक्र होगा, तो सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होगा। यह गैमेट्स जो है मियोसिस के द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, अगुणित होते हैं। अतः द्विगुणित मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमेट निर्माण के समय जो पैकाइटिन उपावस्था होती है बच्चों, उसमें आपको पता होगा क्रॉसिंग ओवर की एक घटना संपन्न होती है। ठीक है, यह जीन विनिमय नए पुनर्योजन के अवसर प्रदान करता है, अतः पर्याप्त विभिन्नताओं का विकास होता है। ठीक है, अब आगे एग सेल तथा मेल गैमेट में फ्यूजन के द्वारा डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है जाइगोट बनेगा। यह द्विगुणित जाइगोट जो है युग्मक संलयन द्वारा दो भिन्न कोशिकाओं के जीवद्रव्य के मिश्रित होने से पर्याप्त विभिन्नता को विकास करेगा। ठीक है, यही तो है रिकॉम्बिनेशन यूनिट, विभिन्नता का विकास हो रहा है। ऊपर वाली अवस्था में जीन विनिमय के द्वारा जो है पुनर्योजन हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन के द्वारा विभिन्नता को विकास होगा। अब ये एक सेल और मेल गैमेट है, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, जीवद्रव्य मिश्रित होंगे तो विभिन्नता का विकास होगा तथा यह विभिन्नताएँ नए रिकॉम्बिनेशन दर्शाती हैं। अब जाइगोट की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म सीड में द्विनिषेचन या त्रिसंलयन के द्वारा निर्मित प्राय त्रिगुणित 3N केंद्र की एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ये किससे बनता है, द्विकेंद्र की पोलर बॉडी तथा अगुणित नर युग्मक के संलयन से निर्मित होता है तथा पर्याप्त विभिन्नताएं प्रकट करता है। इस प्रकार एंजियोस्पर्म सीड रिकॉम्बिनेशन यूनिट के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। सीड एज ए रिकॉम्बिनेशन यूनिट, सीड के अंदर ही तो पाया जाएगा भ्रूण। ठीक है, और सीड के अंदर ही पाया जाएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, भ्रूण जो बनेगा वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से बनेगा। रिकॉम्बिनेशन होगा, जीन विनिमय की प्रक्रिया होगी तो विभिन्नताओं का विकास होगा, रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे नए नए। उसी प्रकार एंडोस्पर्म जो बनता है 2N पोलर बॉडी और एक मेल गैमेट से बनता है 3N स्ट्रक्चर होती है, उसी में भी जीव द्रव्य का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा विभिन्नताओं का निर्माण होगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सीड जो है बच्चों वो एक रिकॉम्बिनेंट यूनिट अथवा एक पुनर्योगज जो यूनिट है उसके रूप में काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों ये आज हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने आज, 2 टॉपिक पढ़े। एक तो हमने सीड एज ए रिप्लेनिशमेंट यूनिट का जो बचा हुआ पोर्शन था वो कंप्लीट किया, और इसके बाद हमने पढ़ा सीड एज ए रिकॉम्बिनेशन यूनिट। ठीक है बच्चों, इसके आगे का जो अध्ययन है वो हम अगली कक्षाओं में करेंगे। थैंक यू।